हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, यही उम्मीद करता हूँ। स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम मॉडल स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स आखिरकार होते क्या हैं और उनका यूज़ किस किस तरह से किया जाता है। और मैंने आपको एक पार्शियल मॉडल करवाया था यूज्ड टू। जो मैंने आपको पार्शियल मॉडल यूज्ड टू करवाया था वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया था और आई होप आपको वो समझ भी आया होगा, क्योंकि मैंने एक अच्छे तरीके से उसको आसानी से अलग अलग कॉन्सेप्ट बना के करवाने की कोशिश की थी। तो आज हम एक नया पार्शियल मॉडल करने जा रहे हैं, मतलब आज हम पार्शियल मॉडल्स कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे। एक तो बचता है नीड और एक बचता है डेयर, वो दोनों हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम प्योर मॉडल से शुरुआत करेंगे। तो करिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेके माँ सरस्वती का नाम। तो मेरे दोस्त, आज का हमारा मॉडल है नीड। अब देखिए, आपको पता है नीड एक मेन वर्ब भी होती है। नीड क्या होती है? एक मेन वर्ब भी होती है, जो मॉडल भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? नीड एज ए मेन वर्ब। नीड का एज ए मेन वर्ब हम यूज कैसे करते हैं? आपने टेंस पढ़े होंगे, यानी अकॉर्डिंग टू टेंस बोल सकता हूँ मैं इनको बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग इसका यूज कैसे किया जाता है? जैसे मैंने बोला, आई नीड टू गो देयर। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। नीड का मतलब ज़रूरत ही होता है, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो देयर, अकॉर्डिंग टू टेंस यूज़ कर रहा हूँ। आई नीड टू गो देयर। अगर मैं यूज़ करता हूँ इसको, ही नीड्स टू गो देयर, जब यहाँ पे मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग आपको पता है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब पर एस या ई एस सफिक्स करते हैं, उसके बाद ये नीड्स बनता है। ही नीड्स टू गो देयर, ही गोज देयर, इस तरह हम यूज़ करते हैं, ही नीड्स टू गो देयर। अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, आई डू नॉट नीड टू गो देयर। मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बनाता हूँ, ही डज नॉट नीड टू गो देयर। उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है? इसमें नीड क्या है? मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। इसमें क्या है? नीड है वर्ब, और ये होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये होगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें हमने देखा कि नीड क्या कर रहा है, एक मेन वर्ब की तरह काम करता है। अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाता हूँ, जैसे एक कई बना लेता हूँ, डज ही नीड टू गो देयर। भाई, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है? तो डज होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नीड क्या होगी? मेन वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने क्या जाना, जब नीड को अकॉर्डिंग टू टेंस या हम एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हैं, तब नीड वैसे ही यूज़ होता है जैसे कि टेंस में हम अकॉर्डिंग टू अदर वर्ब्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अदर वर्ब्स यूज़ करते हैं, जैसे आई नीड टू गो देयर, ही नीड्स टू गो देयर, शी नीड्स टू गो देयर, दे नीड टू गो देयर। हम इस तरह इनको यूज़ करते हैं। उसी तरह जब इसका हमने नेगेटिव बनाया, आई डू नॉट नीड टू गो देयर, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, और जैसे हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाया, डज ही नीड टू गो देयर, भी क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो आपने पहले कॉन्सेप्ट में यही समझा कि जब हम नीड को एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हैं, तब हम क्या करते हैं, वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे हम अदर वर्ब्स को यूज़ करते हैं। तो अदर वर्ब्स को यूज़ करने के लिए हम जैसे जैसे टेंस के गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, उसी तरह हमने किया। क्योंकि सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है तो वो हमने यहाँ पे लगाया, और सिंगुलर के साथ एस या ई एस यहाँ पे लगता है तो हमने लगाया।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नीड को एज ए मेन वर्ब कैसे यूज़ किया जाता है। आ गया समझ? ठीक। अब बात करता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 है नीड को एज ए मॉडल हम कैसे यूज़ करते हैं। भी एज ए मॉडल हम नीड को किस तरह से और किस तरह से हम यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, नीड पार्शियल मॉडल कहाँ यूज़ होगा? ओनली प्रेजेंट टेंस, ओनली इन प्रेजेंट टेंस। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के अंदर इसका यूज़ होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के अंदर इसका यूज़ होगा। कैसे होगा? जैसे कि मैंने एज ए मेन वर्ब पे सबसे पहले किस तरह यूज़ होगा, तो सबसे पहली बात ये भाई साहब अफर्मेटिव के अंदर यूज़ नहीं होते। अफर्मेटिव के अंदर नीड एज ए मॉडल यूज़ नहीं होता। सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे। दूसरी बात ये नेगेटिव के अंदर यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नीड का एज ए मॉडल यूज़ होता है। उसके बाद इंटेरोगेटिव के अंदर भी ये यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव के अंदर भी यूज़ होता है। इसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो यूज़ कहाँ नहीं होता? इस भाई साहब का यूज़ नहीं होता। अफर्मेटिव के अंदर नीड एज ए मॉडल यूज़ नहीं होता। लेकिन इसके बाद जब हम बात करते हैं नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव की और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की, तो वहाँ पे क्या होता है? नीड एज ए मॉडल यूज़ होता है। तो आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब कि जब नीड को हम एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो ऐसे ही यूज़ होती है जैसे हम मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम नीड को एज ए मॉडल यूज़ करते हैं तो वैसे अफर्मेटिव के अंदर यूज़ नहीं होता। अफर्मेटिव के अलावा बाकी सभी स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है और ये ओनली प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। तो आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से इसके कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, ही डू नॉट नीड टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने क्या देखा? सॉरी, ही डज़ नॉट नीड टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हमने क्या देखा? ये अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब यूज़ हो रहा है और ये क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मैंने आपको कल बताया था जब मैंने ये वीडियो बनाई थी यूज टू के ऊपर, जब मॉडल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनको ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। मॉडल अपने आप में क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब वो पहले ही हैं तो उनको किसी और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए एज ए मॉडल कैसे यूज़ होगा। तो मैंने लिखा ही नीड्स नॉट गो देयर। मैंने आपको बताया था मॉडल अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और एक बात, नीड मॉडल होता है, नीड्स नहीं होता। नीड मॉडल होता है, नीड्स नहीं होता। तो आपने यहाँ पे एज ए मॉडल यूज़ करना है तो सबसे पहली बात आप नीड्स को काटोगे। क्यों? क्योंकि मॉडल तो नीड होता है। अगर नीड हेल्पिंग वर्ब है तो आ गई। उसके बाद मॉडल क्या करते हैं? अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो टू भाई साहब का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो यहाँ से कटेगा। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब हम नीड को एज ए मॉडल यूज़ करते हैं तो नीड स्वयं खुद अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब होता है। जो मॉडल होते हैं वो अपने बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई तो नीड्स नहीं आएगा, क्योंकि नीड्स तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सिंगुलर के साथ यूज़ की जाती है। लेकिन जब हमने नीड को एज ए मॉडल यूज़ किया तो वो नीड ही रहेगा। उसके बाद हमने इसको क्या बताया कि नेगेटिव के अंदर यूज़ होगा तो नीड नॉट आएगा। उसके बाद टू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मॉडल्स के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और जब हम मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो टू आने की यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर। और एक दूसरी बात, इन दोनों सेंटेंसेस की सेम सेंस है। क्या है?
सेम सेंस और सेम मीनिंग, इन दोनों सेंटेंसेस की सेम सेंस है, फ़र्क बस इतना है यहाँ पे नीड एज ए मॉडल आ रहा है और यहाँ पे नीड एज ए मेन वर्ब आ रहा है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे नीड एज ए मेन वर्ब आ रहा है और यहाँ पे नीड एज ए मॉडल यूज़ हो रहा है। सेंस दोनों की बिल्कुल सेम है, दोनों का सेम मीनिंग है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूँ, आई नीड नॉट हेल्प यू। आई नीड नॉट हेल्प यू, मुझे तुम्हारी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे मैं मेन वर्ब यूज़ करता हूँ, आई डू नॉट नीड टू हेल्प यू। आई डू नॉट नीड टू हेल्प यू। नीड नॉट यहाँ पे क्या होगा, मॉडल यूज़ हो गया और यहाँ पे नीड क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और यहाँ पे भाई साहब क्या बन गए, मॉडल बन गए। समझ गए। मैंने पार्शियल मॉडल में सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव का। नेगेटिव में कैसे यूज़ होगा, ही डज़ नॉट नीड टू गो देयर, ये क्या था, ये हेल्पिंग वर्ब थी और ये नीड हमने जैसे पहले हमने किया था ये मेन वर्ब की तरह यूज़ किया। उसके बाद ही नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे लिख लेंगे, कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या आएगा, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, नीड मॉडल। नीड क्या करते हैं, मैं साफ ही कर देता हूँ भाई, तुम्हें शायद समझना है। स्ट्रक्चर क्या होगा नीड मॉडल का, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम करते हैं नीड मॉडल का, नीड मॉडल। उसके बाद नोट आ जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो गया, नीड नोट मॉडल का स्ट्रक्चर हो गया। नीड को एज ए मॉडल हम किस तरह से यूज़ करेंगे, जैसे सब्जेक्ट ही नीड नॉट गो देयर, समझ गए। अब करते हैं इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। वैसे अब इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा वो आप समझने की थोड़ी कोशिश करना, क्योंकि अगर आपने यूज टू समझ लिया है तो नीड नॉट समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से यूज़ होगा, तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट ही लिखवा देता हूँ। फॉर्मेट क्या होगा, आपको पता है जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है, तो नीड मॉडल तो आ जाएंगे आगे उठ के। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप यूज़ करोगे सब्जेक्ट को, उसके बाद आप यूज़ करते हो सब्जेक्ट को, नीड मॉडल, उसके बाद आप सब्जेक्ट को यूज़ करते हो और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप यूज़ करते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं लिखता हूँ नीड ही गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। और अगर इसी को मैं एज ए मेन वर्ब यूज़ करता हूँ, डज ही नीड टू गो देयर, भी क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत। आपको पता है इन दोनों का सेम मीनिंग है, सेम सेंस है, जो आप समझ पा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, नीड आई हेल्प हर, क्या मुझे उसकी मदद करने की ज़रूरत है। इसी को एज ए मेन वर्ब यूज़ करता हूँ, डू आई नीड टू हेल्प हर, भी क्या मुझे उसकी मदद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैंने बोला नीड शी प्ले दिस गेम, नीड सी प्ले दिस गेम, तो इसको एज ए मेन वर्ब यूज़ कैसे करूँगा, डज सी नीड टू प्ले दिस गेम, डज ही नीड टू प्ले दिस गेम। तो आपने क्या समझा, यहाँ पे क्या है, नीड एज ए मॉडल यूज़ हो रहा है।
यहाँ पे क्या है, नीड एज ए मॉडल यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नीड क्या है, एज ए मेन वर्ब यूज़ हो रहा है। ये इस कॉन्सेप्ट में आपको सिखा चुका हूँ कि नीड एज ए मेन वर्ब कैसे यूज़ होता है और नीड एज ए मॉडल यहाँ पे किस तरह से यूज़ होगा। करो इसको कॉपी। हो गया, बाकी बाद में कर लेना वीडियो देख के। अब मैं बात करता हूँ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की तो आपने क्या करना है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए आपने यूज़ करना है, यहाँ पे आप नोट फिक्स कर दोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, नोट को फिक्स कर दोगे। नोट फिक्स कर दोगे, उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, नोट को फिक्स कर दोगे, उसके बाद आप वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे। जैसे मैंने बोला, नीड ही नोट गो देयर। नीड ही नोट गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या बोलते हैं, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको मैं एज ए मेन वर्ब यूज़ करता हूँ, डज ही नीड अगर मैं इसको एज ए मेन वर्ब यूज़ करता हूँ, सॉरी मेन वर्ब यूज़ करना है, डज ही नोट नीड टू गो देयर। और जैसे मैंने लिखा, नीड दे नोट कम हेयर। नीड दे नोट कम हेयर, इसको अगर मैं एज ए मेन वर्ब यूज़ करूँ, डू दे नोट नीड टू कम हेयर। डू दे नोट नीड टू कम हेयर, तो यहाँ पे क्या होगा, नीड एज ए मॉडल यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे नीड क्या होगा, एज ए मेन वर्ब यूज़ होगा। एज ए मेन वर्ब यूज़ होगा और यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, एज ए मॉडल यूज़ होगा। एज ए मॉडल यूज़ होगा। तो आपने ये भी समझ लिया कि नीड का एज ए मेन वर्ब हम कैसे यूज़ करते हैं, और आपने ये भी समझ लिया कि नीड का एज ए मॉडल हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आपका नीड मॉडल भी इस तरह ख़त्म हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब नीड को हम एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हैं तब हम क्या करते हैं, वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे अदर वर्ब्स को यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम नीड को एज ए मॉडल यूज़ करते हैं तो वो अफर्मेटिव के अंदर यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के साथ यूज़ होता है। और दूसरी बात मैंने ये बताया, ओनली प्रेजेंट टेंस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जो नीड मॉडल का यूज़ किया जाता है। तो आपको आई होप ये समझ आ गया कि नीड जो पार्शियल मॉडल है उसका यूज़ कैसे और किस तरह से किया जाता है। अब आपका बचता है एक और पार्शियल मॉडल जिसको हम बोलते हैं डेयर, हिम्मत। तो ये भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। अगर आप इस मॉडल को समझ चुके हैं, अगर आप नीड को समझ चुके हैं, तो डेयर समझना बेहद ही आसान होगा, क्योंकि सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मॉडल बदला है, सर्कमस्टांसिस और उसका यूज नहीं बदला। समझ गए किस तरह यूज़ होगा, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आई होप आपका कॉपी हो गया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ और अगला मॉडल स्टार्ट कराने की तैयारी कर रहा हूँ। नेक्स्ट मॉडल है हमारा डेयर। डेयर को जब हम कॉन्सेप्ट नंबर 1
कॉन्सेप्ट नंबर 1, जब हम डेयर को एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हैं, जब हम मेन वर्ब यूज़ करेंगे तो किस तरह करेंगे, जैसे कि हमने पहले किया था नीड को, तो हम क्या करते थे, ही डेयर्स टू डू इट, उस इंसान के अंदर हिम्मत है ये काम करने की, ही डेयर्स टू डू इट, या मैं बोलता हूँ आई डेयर टू गो देयर, मेरे में वहाँ जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो देयर, मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत है, उस इंसान में हिम्मत है ये काम करने की, ये करने की, और मुझ में हिम्मत है वहाँ जाने की। अब मैं इनका नेगेटिव बनाता हूँ, तो जैसे मैं बोलता हूँ ही डज नॉट डेयर टू डू इट, ही डज नॉट डेयर टू डू इट, और नेक्स्ट का मैं बनाता हूँ आई डू नॉट डेयर टू गो देयर, मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, मुझ में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। अब इसके मैं बनाता हूँ इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या बनाऊँगा, डज ही डेयर टू गो देयर, डज ही डेयर टू गो देयर, क्या उसमें वहाँ जाने की हिम्मत है, और इसका मैं बनाता हूँ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका मैं बनाता हूँ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डू ही नॉट डेयर टू गो देयर, डू ही नॉट डेयर टू गो देयर, भी क्या उसमें वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, या डज ही डेयर टू गो देयर, क्या उसमें वहाँ जाने की हिम्मत है, या सॉरी डू आई नॉट टू गो देयर, आप समझ, क्या मेरे में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, आप सामने वालों को ये कह रहे हो क्या मेरे में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, आपसे किसी आपके दोस्त ने बोला तू वहाँ नहीं जा सकता भाई, जैसे भूत बंगला होता है, कहते भाई भूत बंगले में तू नहीं जा सकता, कहता क्या मेरे में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, जा सकता हूँ वहाँ भाई, गया भी हूँ, डू आई नॉट डेयर टू गो देयर, क्या मेरे में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, तो आप में हिम्मत है तो आप बता रहे हो जैसे भी है, डू आई नॉट डेयर टू गो देयर, या डज ही डेयर टू गो देयर, डज ही नॉट डेयर टू गो देयर। तो आपने समझा कि जब हम डेयर को एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो वैसे ही करते हैं जैसे कि हम अदर वर्ब्स को यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया कि डेयर को एज ए मेन वर्ब हम कैसे यूज़ करेंगे, डेयर को हम एज ए मेन वर्ब हम कैसे यूज़ करेंगे, और ये भी क्या होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर ही यूज़ होता है, प्रेजेंट टेंस के अंदर ही यूज़ होता है। आपको समझ आ गया डेयर को एज ए मेन वर्ब कैसे यूज़ करेंगे। अब मैं बात करता हूँ इसको एज ए पार्शियल मॉडल कैसे यूज किया जाता है। एज ए पार्शियल मॉडल हम इसको कैसे यूज करते हैं। पार्शियल मॉडल भी तो होता है डेयर, और हम कर भी रहे हैं मॉडल, तो हम इसका यूज सीखने जा रहे हैं। तो अगर यूज सीखने जा रहे हैं तो मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करता हूँ, डेयर एज ए मॉडल, या मैं बोल सकता हूँ पार्शियल मॉडल। तो सेम वैसे ही जैसे हमने नीड किया है, जैसे हमने नीड किया था सेम वैसे ही हमने डेयर को एज ए पार्शियल मॉडल यूज़ करना है। और पार्शियल मॉडल की तरह यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहली बात क्या पता है, भाई साहब अफर्मेटिव के अंदर यूज़ नहीं होते। भाई साहब क्या है, अफर्मेटिव के अंदर यूज़ नहीं होते, नेगेटिव के अंदर इनका यूज होता है, नेगेटिव के अंदर इनका यूज होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंटेरोगेटिव के अंदर इनका यूज होता है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर इसका यूज होता है। तो समझ गए, अफर्मेटिव के अंदर यूज नहीं होता, नेगेटिव के अंदर यूज होता है, इंटेरोगेटिव के अंदर यूज होता है, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के अंदर यूज होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके स्ट्रक्चर लिख लेते हैं और एक एक एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, डेयर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डेयर मॉडल। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डेयर मॉडल, या मैं हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकता हूँ इसको,
डेयर मॉडल या हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम यूज़ करते हैं नोट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला ही डेयर नॉट गो देयर, उसमें वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। और इसका अगर मैं एज ए मेन वर्ब यूज़ करूँ तो मैंने आपको करवाया ही था, ही मेन वर्ब, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे मैं बोलता हूँ आई डेयर नॉट डू इट, आई डेयर नॉट डू इट। अगर इसका मैं बनाता हूँ एज ए मेन वर्ब यूज़ करता हूँ आई डू नॉट डेयर टू डू इट। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे डेयर नॉट एज ए मॉडल यूज़ हो रहा है, यहाँ पे डेयर नॉट एज ए मॉडल यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे डेयर क्या है, एज ए मेन वर्ब यूज़ हो रहा है। यहाँ पे डेयर क्या हो रहा है, एज ए मेन वर्ब यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे डेयर एज ए मॉडल यूज़ हो रहा है। ये मैंने आपको दोनों की दोनों सर्कमस्टांसिस बता दी हैं, और अगर आपको नीड समझ में है तो ये इजीली समझ आ गया होगा। अब इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी कर लेते हैं, और इंटेरोगेटिव भी कर लेते हैं, जल्दी से कॉपी करो। हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसके इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डेयर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी उठ के, उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने बोला डेयर यू गो देयर, भी तेरे में वहाँ जाने की हिम्मत है क्या। यहाँ बोल देता हूँ डेयर शी डू इट, यहाँ बोल देता हूँ डेयर ही स्लैप हिम, क्या उसको थप्पड़ मारने की हिम्मत है, चिपकाने की हिम्मत है। डेयर यू गो देयर, क्या तेरे में वहाँ जाने की हिम्मत है। डेयर शी डू इट, क्या उसमें ये काम करने की हिम्मत है। या डेयर ही स्लैप हिम, क्या उसको चिपकाने की हिम्मत है। तो अगर इसको एज ए मेन वर्ब यूज़ करूँगा तो कैसे यूज़ करूँगा, डू यू डेयर टू गो देयर, डू यू डेयर टू गो देयर, या डज शी डेयर टू डू इट, और नेक्स्ट डेयर ही स्लैप हिम, डज ही डेयर टू स्लैप हिम, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे डेयर क्या हो रहा है, एज ए मॉडल यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे डेयर क्या हो रहा है, एज ए मेन वर्ब यूज़ हो रहा है। यहाँ पे मॉडल और यहाँ पे एज ए मेन वर्ब यूज़ हो रहा है। अब बात करता हूँ इसके इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। अगर मैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा डेयर मॉडल, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा सब्जेक्ट, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा नोट, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने बोला डेयर ही नॉट डू इट, और नेक्स्ट मैंने बोला डेयर शी नॉट गो देयर, तो यहाँ पे अगर मैं इनके बनाता हूँ एज ए मेन वर्ब यूज़ करता हूँ तो मैं बोलता हूँ डज ही नॉट डेयर टू डू इट, और नेक्स्ट मैंने बोला डज सी नॉट डेयर टू गो देयर।
तो यहाँ पे क्या हुआ, डेयर एज ए मेन वर्ब यूज़ हुआ, और सॉरी यहाँ पे डेयर क्या हुआ, एज ए मॉडल यूज़ हुआ, और यहाँ पे डेयर क्या हुआ, एज ए मेन वर्ब यूज़ होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, इंटेरोगेटिव के अंदर डेयर जब एज ए मॉडल यूज़ होता है तो डेयर ही हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, कोई और उसको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती, जैसे बी है वो और डू की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है तो डेयर ही हेल्पिंग वर्ब बनेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद नोट फिक्स हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर इसको तुमने एज ए मेन वर्ब यूज़ करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो मुबारक हो दोस्तों, आपके पार्शियल मॉडल्स ख़त्म हो गई। और अगर आपके पार्शियल मॉडल ख़त्म हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आपका मॉडल टॉपिक ख़त्म हो गया, ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। मॉडल्स ऐसे ही नहीं बने, अभी तो प्योर मॉडल्स बाकी हैं, और प्योर मॉडल्स तो बहुत सारे होते हैं जो आपको एक तो माज करवाने जा रहा हूँ, आपको शुड करवाऊँगा, और विल शेल मैंने आपको करवाई है, उसमें हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन आपका मैंने स्पोकन के लिए तो काम चल ही जाएगा, फिर कभी आगे देंगे विल शेल का यूज़ भी। लेकिन फ़िलहाल हम आज यूज़ करेंगे, आज करेंगे हम यूज़ ऑफ शुड, यानी शुड का यूज़। तो आप इसको नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिए बोला क्या गया है, और आप इसको अच्छे से नोट करें। और आपको आई होप ये पार्शियल मॉडल समझ आ गए होंगे भी किस तरह से हमने एक एक मॉडल को कवर करने की कोशिश की है, किस तरह से हमने पार्शियल मॉडल को एज ए मेन वर्ब और एज ए मॉडल यूज किया है। आ गया समझ? ठीक। एक बात याद रखो, बहाने बनाना छोड़ो, बहाने बनाना छोड़ो, काम करो। अगर तुम्हें आलस आता है तो तुम जल्दी सोया करो। अगर तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है तुम एक्सरसाइज किया करो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो फालतू कामों में टाइम को वेस्ट मत करो। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो किताबें पढ़ा करो, इधर उधर से कहीं से भी जहाँ से भी ज्ञान मिलता है नॉलेज लिया करो। और अगर पैसा नहीं है तो कम खर्च करो और कमाना सीखो, लेकिन बहाने बनाना छोड़ो और काम करना शुरू करो। अगर काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कामयाबी की राह पर चल पड़ो। तो काम किया करो। हो गया नोट? ये ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इम्पोर्टेंट फॉर्मेट्स ऑफ प्योर मॉडल्स। प्योर मॉडल्स के इम्पोर्टेंट फॉर्मेट। प्योर मॉडल्स अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म लेते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरा, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, प्योर मॉडल यूज़ होगा, प्योर मॉडल यूज़ होगा, और उसके बाद क्या होगा, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा होगा। तो ये क्यों आता है बी, क्योंकि बी होती है बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना ज़रूरी है। प्योर मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, लेकिन अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो बी कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए V1 प्लस आई का यूज़ किया जाता है। अगर कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए V1 प्लस आई का यूज़ किया जाता है तो एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब ली जाती है जिसको हम बी बोलते हैं, जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तीसरा आता है जब हम परफेक्ट प्रोसेस की बात करें, परफेक्ट प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो क्या आता है, प्योर मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। प्योर मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ ही शुड हैव
डन हिज वर्क, ही शुड हैव डन हिज वर्क। और अगर मैं बात करता हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की, तो इसके अंदर क्या आएगा, प्योर मॉडल्स का हम यूज़ करेंगे। प्योर मॉडल्स के बाद हम यूज़ करेंगे हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का हम यूज करते हैं। हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ही विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फ्रॉम 9 o'clock, फ्रॉम 9 o'clock, वो 9 बजे से हॉकी खेल रहा होगा, वो 9 बजे से हॉकी खेल रहा होगा। तो ये भी आपको समझ आ गया कि प्योर मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो प्योर मॉडल के बाद बी प्लस V1 प्लस ing आएगा। उसके बाद अगर मैं परफेक्ट प्रोसेस की बात करूं तो प्योर मॉडल के बाद क्या आता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर मैं बात करता हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की तो उसके अंदर आते हैं प्योर मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing का यूज़ किया जाता है। जैसे ही विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फ्रॉम 9 o'clock। और आपको पता है जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होता है तो फॉर, सिंस और फ्रॉम का यूज साथ में किया जाता है ताकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बता सकें। तो कर लीजिए कॉपी, ये आपको फॉर्मेट्स बता दिए। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम शुड मॉडल का यूज। हो गया, हेडिंग डाल लीजिए यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ शुड। बहुत ही प्यारा मॉडल है और आपको अच्छे से समझ भी आएगा क्योंकि मैं आपको इतने ही प्यार से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करूं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यूज्ड टू शो व्हाट इज राइट, एप्रोप्रिएट और सजेशन देने के लिए, और सजेशन देने के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसका सजेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज टू शो व्हाट इज़ राइट, एप्रोप्रिएट और सजेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिखा, यू शुड नॉट ड्रिंक, यू शुड नॉट ड्रिंक। नेक्स्ट, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक। हमने क्या की, इसमें क्या सही है और क्या गलत है और क्या हम सजेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा, यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। इसमें मैंने क्या बताया, यूज्ड टू शो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ एप्रोप्रिएट एंड सजेशन, यानी सजेशन देने के लिए, ये बताने के लिए क्या सही है क्या एप्रोप्रिएट है। जैसे मैंने बोला यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करनी चाहिए भाई साहब। यू शुड नॉट ड्रिंक, हमें आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, मतलब कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक मतलब समझ रहे हो कौन सी कोल्ड ड्रिंक कह रहा हूँ। और उसके बाद यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, बिकॉज ये एक ऑफेंस है, ये एक आपको राइट बात बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो करो इसको नोट, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट यूज। हो गया।
अगर इसके कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करूं तो किस लिए, टू गिव एडवाइज to give advice, point of view, or to ask for advice। भी एडवाइस जानने के लिए, एडवाइस देने के लिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए आप इसका यूज़ करते हो। एडवाइस देने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए, और आप किसी से जब एडवाइस मांगते हैं, किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, तब आप इसका यूज़ करते हो। जैसे मैं बोलता हूँ, आप एडवाइस देते हो, यू शुड स्टॉप worrying about it। you should stop worrying about it। या मैं बोलता हूँ, you should help your friend। तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, तुम्हें इसके बारे में चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए। और should I go there to see my friend। Should I go there to see my friend। भी क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। या बोल सकता हूँ, you should help the poor। you should help the poor। you should help the poor। you should stop worrying about it। you should help your friend। should I go there to see my friend। क्या मैं अपने दोस्त से वहाँ मिलने जाना चाहिए, क्या मुझे अपने दोस्त से वहाँ मिलने जाना चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर। यू शुड हेल्प द पुअर। तो हमने क्या सीखा, टू गिव एडवाइस, पॉइंट ऑफ व्यू और टू आस्क फॉर एडवाइस हम इसका यूज़ करते हैं। हमने यूज़ ऑफ शुड का दूसरा कॉन्सेप्ट सीख लिया, किस तरह से हम शुड का यूज़ करते हैं। करो कॉपी, फिर करते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हो गया, ठीक। कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, एक्सपेक्ट समथिंग। एक्सपेक्ट समथिंग, जब आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जब आप कोई अनुमान लगाते हैं, जब कोई आप अंदाज़ा लगाते हैं, नॉर्मल भाषा में बात करूं, जब आप कोई अंदाज़ा लगाते हैं तब शुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। जैसे मैंने लिखा, वी शुड एक मिनट, जैसे मैं बोलता हूँ, यू शुड बी हैप्पी नाउ। यू शुड बी हैप्पी नाउ। यू शुड बी हैप्पी नाउ। आपने अपने दोस्त को सरप्राइज दिया है, कुछ दिया, तो आप बोलते हैं यू शुड बी हैप्पी नाउ। तुम अभी शायद खुश हो, तुम्हें अभी खुश होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने बोला, द प्लेस शुड बी लेस क्राउडेड टुडे। भी आज वहाँ पे कम भीड़ होनी चाहिए। जैसे मान के चलो, संडे को तो ज़्यादा भीड़ होती है, आप कहीं पे मंडे को जा रहे हो तो आप बोलते हैं वहाँ पे आज कम भीड़ होनी चाहिए। जहाँ बोलता हूँ, जैसे अपने लिए एग्जांपल लेता हूँ, आवर टीचर शुड बी टीचिंग एट दिस टाइम। आपसे किसी ने पूछा कि आपके सर इस टाइम क्या कर रहे होंगे, तो आपने बताया कि सर तो ऑफलाइन क्लासेस लेते रहते हैं, तो वो शायद इस टाइम
पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि वो इस टाइम पढ़ा रहे होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, अवर टीचर शुड बी टीचिंग एट दिस टाइम। तो आप इस तरह यूज़ करोगे शुड का जब आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ वी शुड बी देयर बिफोर डार्क। भाई हम अंधेरा होने से पहले क्या है, वहाँ होंगे। हम अंधेरा होने से पहले वहाँ होंगे। जैसे आपने देखा भाई हम कब तक वहाँ हो जाएंगे, भाई 5 बजे हम मान के चलो। अच्छा, हम अंधेरा होने से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि रास्ता भी क्लियर है, मौसम भी साफ़ है। तो आप समझ गए, जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तब हम शुड का यूज़ करते हैं। यू शुड बी हैप्पी नाउ, तुम जैसे कुछ खुश हो गए तो आपने किसी के लिए कुछ किया। उसके बाद द प्लेस शुड बी लेस क्राउडेड टुडे, भी आज वहाँ पे कम भीड़ होगी, आपने एक अनुमान लगाया। आवर टीचर शुड बी टीचिंग एट दिस टाइम, हमारे टीचर इस टाइम पढ़ा रहे होंगे। और आपने क्या बोला, वी शुड बी देयर बिफोर डार्क, हम अंधेरा होने से पहले वहाँ होने चाहिए, हमें अंधेरा होने से पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए। इस सर्कमस्टांसेस के अंदर आप इस शुड का यूज़ करते हैं। समझ गए? करो कॉपी। हो गया? ठीक। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है? एक्सपेक्टेड बट नॉट डन। भाई आपने कुछ काम किया, लेकिन वो आपने कुछ अनुमान लगाया, आपको कोई काम होने की उम्मीद थी बट हुआ नहीं, कुछ एक्सपेक्ट किया बट हुआ नहीं। तो अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट की, प्रेजेंट में कैसे यूज़ होगा, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसको शो किया जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ पास्ट की, तो पास्ट में इसको कैसे शो किया जाता है, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से इसको शो किया जाता है। कैसे शो किया जाता है? प्रेजेंट में इसको शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शो किया जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ पास्ट की, तो पास्ट में इसको शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शो किया जाता है। तो आप एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे प्रेजेंट का मैं लिख रहा हूँ, इट शुड बी रेनिंग नाउ, इट शुड बी रेनिंग नाउ अकॉर्डिंग टू दी वेदर फोरकास्ट। भाई मौसम की जानकारी के अनुसार तो इस टाइम बारिश होनी चाहिए। जैसे देखते हैं आप वेदर फोरकास्ट, भाई आज शाम को बारिश होने की संभावना है, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो आपने देखा भाई यार टाइम तो हो गया, टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो मौसम की जानकारी से अनुसार तो इस टाइम बारिश होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। एक्सपेक्टेड बट नॉट डन। जैसे मैंने बोला, पास्ट का एग्जांपल लेता हूँ, यू शुड हैव डन दिस वर्क, यू शुड हैव डन दिस वर्क, तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए था, पर भाई साहब आपने किया नहीं। आपने बोला तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस वर्क, बट अभी तक हुआ नहीं। एक एग्जांपल और, जैसे कि द बस शुड हैव अराइव्ड 10 मिनट्स एगो। भैया बस स्टैंड पे खड़े थे, आपने देखा भाई जैसे बस आती है 9 बजे, आपने देखा यार 9:10 हो गए। आप क्या बोलोगे, यार बस को तो 10 मिनट पहले आ जाना चाहिए था, बस अब तक नहीं आई भी, बस को 10 मिनट पहले आ जाना चाहिए था। द बस शुड हैव अराइव्ड 10 मिनट्स एगो, भी बस को तो 10 मिनट पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन बस अब तक आई नहीं है। तो आपने क्या किया, एक्सपेक्टेड बट नॉट डन। आपने कोई अनुमान लगाया, आपको कोई एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन क्या हुआ,
वो हुआ नहीं, वो काम हुआ नहीं, तो आपने क्या बोला, एक्सपेक्टेड बट नॉट डन। तो आप प्रेजेंट में कैसे शो करोगे, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शो करोगे, और पास्ट में कैसे शो करोगे, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शो करोगे। ठीक, करो। अब इसका 5वां कॉन्सेप्ट, पांचवा क्या है, चलो 5वां कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम इसका नरेशन के अंदर यूज़ करते हैं, नरेशन के अंदर जब हम शुड का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है, हम सेल का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम सेल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट स्पीच की, इनडायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात करता हूं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच की तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला, he said to me, comma inverted comma, what time shall I come, what time shall I come, he said to me what time shall I come। तो ये क्या है, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है, ये आपकी क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, ये आपकी है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर मैं इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊं, ही आस्क्ड मी, इसकी अगर इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूं, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम शुड आई कम, शुड आई कम, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम शुड आई कम, व्हाट टाइम शुड आई कम। तो ये क्या दिखाया, पास्ट हुआ तो यहाँ पे शुड आया। यानी एक नॉर्मल सी ही बात है, क्या समझोगे आप, कि शेल का पास्ट शुड होता है, शेल का पास्ट शुड होता है जब या तो पास्ट सेंस गिवन हो, या आपके पास मतलब पास्ट स्टेटमेंट गिवन हो या पास्ट सेंस हो, तब आप शेल की जगह शुड का यूज़ करोगे। जैसे आस्क्ड मी व्हाट टाइम शुड आई कम, उसने मुझसे पूछा था कि मुझे किस टाइम आना है या आऊँगा वगैरह, जिस तरह आप यूज़ करते हैं। तो क्या, ही सेड टू मी व्हाट टाइम शैल आई कम। और इसके बाद अगर मैं इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाता हूँ, इनडायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से आपका ये यूज़ होगा, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम शुड आई कम। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या करता है, जब आप एनोइंग शो करते हैं, एनोइंग, एंगर, या आप किसी चीज़ को रिफ्यूज़ करते हैं, रिफ्यूज़ टू डू समथिंग, और एक्साइटमेंट की जब हम बात करते हैं, उसके अलावा जब आप किसी को
सरप्राइज करते हैं तब आप शुड का यूज़ करते हैं। एनोइंग, एंगर, रिफ्यूज टू डू समथिंग, एक्साइटमेंट और सरप्राइज की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, वाई शुड आई हेल्प हिम, वाई शुड आई हेल्प हिम, ही हैज़ नेवर डन एनीथिंग फॉर मी, वाई शुड आई हेल्प हिम, ही हैज़ नेवर डन एनीथिंग फॉर मी, मैं उसके लिए क्यों कुछ करूं बल्कि उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। यहाँ बोलता हूँ जैसे हाउ डू आई नो, हाउ डू आई नो, हाई शुड सॉरी हाई हाउ शुड आई नो, हाउ शुड आई नो वेयर दे हैव लेफ्ट देयर बुक्स, वेयर दे हैव लेफ्ट देयर बुक्स, तो मुझे कैसे पता होगा उन्होंने अपनी किताबें कहाँ रखी होंगी या कहाँ रखी होंगी। उसके अलावा क्या सेंटेंस बनाए, एक और, यू शुड हैव सीन हर फेस, यू शुड हैव सीन हर फेस व्हेन आई टोल्ड हर द ट्रुथ, भी तुम्हें उसका फेस देखना चाहिए था जब मैंने उसको सच्चाई बताई। यू शुड हैव सीन हर फेस व्हेन आई टोल्ड हर द ट्रुथ, जब मैंने उसको सच्चाई बताई तब वो तुम्हें उसका फेस देखना चाहिए। तो सरप्राइजिंग वे में बोला गया इसे। एनोइंग, एंगर, रिफ्यूज टू डू समथिंग, एक्साइटमेंट और सरप्राइज करने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। तो करो कॉपी जल्दी से इसको। हो गया? कॉन्सेप्ट नंबर 6, क्या यार, कॉन्सेप्ट नंबर 6, शुड का यूज़ किया जाता है कंडीशनल्स में। कंडीशनल जो टॉपिक है उसके अंदर शुड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला इफ़ they were asked to work on Sundays, if they were asked to work on Sundays, they should resign. If they were asked to work on Sundays, they should resign. दूसरा मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, if anyone calls, tell him I am busy. If anyone calls, tell him I am busy. एक बात और याद रखना, कभी कभी शुड जो है इफ़ का काम भी करता है, कभी कभी शुड जो है इफ़ का काम भी करता है। तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, शुड एनीवन कॉल, क्योंकि शुड मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। शुड एनीवन कॉल टेल हिम आई एम बिजी, टेल हिम आई एम बिजी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक इन्वर्जन का काम कर रहा है। समझ गए? इन्वर्जन जो टॉपिक है उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंस चलता है, जो आपको कभी पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा। ये यहाँ पे शुड इन्वर्जन का काम कर रहा है और ये इन दोनों की सेम सेंस है। इफ़ क्या कर रहा है, शुड का काम कर रहा है और शुड इफ़ का काम कर रहा है। यानी कभी कभी शुड जो है इफ़ की जगह भी आ जाता है, इफ़ का काम भी करता है, इफ़ का मीनिंग भी देता है, तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया कंडीशनल्स में भी यूज़ होता है। अब करते हैं शुड का एक लास्ट यूज़ जो अति ज़रूरी है, कहते हैं ना अति भयंकर यूज़ है, तो आपको वो भी सीखना होगा और ये आपका शुड का लास्ट यूज़ होगा और इसके बाद आपका शुड का सारा यूज़ ख़त्म हो जाएगा।
हो गया कॉपी, देख लो। अच्छा ठीक है ठीक है। आपने एक चीज सुनी होगी, कॉन्सेप्ट नंबर 7, लेस्ट। लेस्ट क्या होता है? कंजंक्शन होता है। लेस्ट होता है कंजंक्शन जिसका कॉम्बिनेशन होता है शुड मॉडल के साथ, जिसका कॉम्बिनेशन होता है शुड मॉडल के साथ। इसके साथ कोई और मॉडल नहीं आ सकता, अदर मॉडल नहीं आ सकता। लेस्ट कंजंक्शन के साथ कोई और मॉडल यूज नहीं होगा, ओनली शुड यूज होगा। और अगर हम, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो एक बात और याद रखना, ये जो लेस्ट कंजंक्शन है ये किस लिए आ जाता है? वार्निंग देने के लिए, टू वार्न। और हमेशा इसके बाद क्या होगी? नेगेटिव वर्ब का यूज होगा, ना कि पॉजिटिव वर्ब का यूज होगा। जैसे मैंने लिखा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड पास या फेल। भी मेहनत करो कहीं तुम पास ना हो जाओ, नहीं भाई, मेहनत करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, तो नेगेटिव वर्ब का यूज करोगे। जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। एक और एग्जांपल लिखा मैंने, ये तो इजी है, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस या कैच द ट्रेन, मिस या कैच द ट्रेन। तो क्या बोलोगे? रन फास्ट, कहीं तुम ट्रेन ना पकड़ लो भाई, ट्रेन कहीं तुम मिस ना कर दो। तो रन फास्ट लेस यू मिस द ट्रेन, रन फास्ट लेस यू मिस द ट्रेन। तो आप समझ गए, लेस्ट कंजंक्शन का यूज किया जाता है वार्न करने के लिए, वार्निंग देने के लिए। और उसके बाद हमेशा क्या होता है? शुड मॉडल यूज होता है, ना कि कोई अदर मॉडल। और इसके बाद हमेशा नेगेटिव वर्ब ही आती है। अब इसका थोड़ा सा और रह गया, मैं आपको लेस्ट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ, तो आप जल्दी इस चीज़ को कॉपी करें। जल्दी से कॉपी करें। हो गया? बड़े तेज हो यार, साथ के साथ ही कर लेते हो, समझते हो कि नहीं? अगर मैं इसके नेक्स्ट यूज की बात करता हूं तो कैसे होगा? ये कॉन्सेप्ट नंबर 7 ही था। लेस्ट के बाद हम शुड का यूज करते हैं। अगर लेस्ट की जगह गलती से हम क्या देते हैं? और एल्स, लेस्ट की जगह हम यूज कर लेते हैं और एल्स, और एल्स का यूज भी करते हैं, उसके बाद भी शुड आएगा। लेस्ट की जगह अगर हम और एल्स यूज करते हैं, उसकी जगह भी शुड आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल, वही एग्जांपल लिखता हूँ, रन फास्ट और एल्स, रन फास्ट और एल्स यू शुड मिस यूर ट्रेन। रन फास्ट और एल्स यू शुड मिस यूर ट्रेन। तो और एल्स के साथ भी क्या यूज हुआ? शुड यूज हुआ। और एल्स के साथ भी क्या यूज हुआ? शुड यूज हुआ। और अगर मैं लेस्ट की जगह क्या लिखता हूँ? अदरवाइज, अदरवाइज। तो अदरवाइज के बाद शुड तो आएगा नहीं। अदरवाइज के आप शुड का यूज नहीं करोगे, बल्कि आप यूज करोगे विल का। अदरवाइज के बाद आप शुड का यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे विल का। अदरवाइज के आप क्या, लेस्ट की जगह आप अदरवाइज यूज करते हो तो शुड की जगह आपको विल का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा, रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस
योर ट्रेन, मिस योर ट्रेन। तो आप क्या यूज़ करोगे, विल का यूज़ करोगे, ना कि शुड का। रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस योर ट्रेन। तो ये आपका शुड का यूज़ कंप्लीटली ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको ये शुड का यूज़ भी समझ आ गया होगा और नीड और डेयर भी आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो शुड का कंप्लीट यूज़ खत्म हो चुका है, नीड आपका खत्म हो चुका है और आपका डेयर खत्म हो चुका है। उसके अलावा आपका यूज्ड टू भी खत्म हो चुका है। आपको मैंने कंप्लीट 4 मॉडल कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसके बाद में आपको इनके बारे में कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे आप इनको स्पोकन में यूज़ करो, स्पोकन में तो बहुत हाई लेवल के यूज़ हो जाते हैं इनके। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल, कोई भी एग्जाम दो, ऑल इंडिया का बैंक या कोई भी, तो उसमें आपके ये काम आएंगे। इससे ज़्यादा इनसे बाहर नहीं पूछा जाता और ना एग्जामिनर इनसे बाहर सोच सकता है, क्योंकि हम उनसे भी 10% आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो आपका ये ख़त्म हो गया और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा किस तरह से हमने शुड का यूज़ ख़त्म किया है, किस तरह से हमने डेयर का यूज़ ख़त्म किया है और किस तरह से हमने नीड का यूज़ ख़त्म किया है। तो मेरे दोस्त, इन चीज़ों को समझना और इनसे अपने सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, अपने एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करना, ताकि तुम इनको और अच्छे से समझ पाओ। अगर तुम इनको अच्छे से समझना चाहते हो तो नॉर्मल सी बात है, डेली लाइफ में यूज़ भी करोगे और यूज़ करने के लिए आपको अपने सेंटेंस बनाने होंगे। अगर आप अपने सेंटेंस बनाते हो तो ईजिली समझ पाओगे और उसके बाद आप भूलोगे भी नहीं। तो आपको मेहनत यहीं भी करनी होगी, कहीं भी जाओ मेहनत तो करनी पड़ती है, तो बहाने बनाओगे नहीं, मेहनत आप करोगे। तो आई होप आपको समझ आ गया जो मैं कहना चाहता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी है। इसके बाद मेरे को इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं वोकैब डालता हूँ, रोज़ वोकैब डाली जाती है। द हिंदू वोकैब होती है, उसके अंदर द हिंदू के अलावा और कौन सी होती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ईडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होती हैं, डेली वोकैब, न्यूज़पेपर वोकैब और मैं क्या होता हूँ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसके अलावा एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। उसके अलावा मैं छोटी छोटी मोटिवेशनल क्लिप डालता हूँ 20-30 सेकंड 50 सेकंड की, जिसमें आपको डेली डोज मिल जाती है मोटिवेट करने की। तो आप वो भी ज़रूर देखें, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए, अपने टीचर्स का, माँ बाप का सम्मान कीजिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।